बायोलॉजी लेट्स रिकैपिचुलेट। जो आज का प्रेजेंटेशन है वो चैप्टर 5 क्लास 10th साइंस बुक से है। बायोलॉजी का चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। उसका एक सब टॉपिक है न्यूट्रिशन। जो आज का वीडियो है वो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पर है और जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर जब हम फोटोसिंथेसिस को देखते हैं तो ये जो प्रोसेस है ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की एक प्रोसेस है। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का होता है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। जो आज हम कवर करेंगे वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, दैट इज द फोटोसिंथेसिस, जिसमें कि ग्रीन प्लांट्स अपना और भी कुछ एनिमल्स जिसमें क्लोरोफिल होता है, दे कैन मीट केयर ओन फूड। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक का बटन आप ज़रूर प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में लिखिएगा कि अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए जिसको मैं जल्दी से कवर कर सकती हूँ आपके एग्जाम्स के लिए। सो न्यूट्रिशन को पहले देखते हैं। न्यूट्रिशन जो प्रोसेस है ये बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल का क्या मतलब होता है कि ये एक केमिकल प्रोसेस है जो लिविंग बींग्स में चल रही है, और फिजियोलॉजिकल क्या हो जाता है जिसमें कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी होती है। तो ये जो प्रोसेस है ये फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी है न्यूट्रिशन, जिसमें जो फूड खाया जाता है वो एनर्जी के लिए स्टोर होता है जो रेस्पिरेशन के थ्रू रिलीज होता है। तो जो फूड होता है, क्योंकि उसमें एनर्जी रिलीज होता है और बॉडी यहाँ पर उसको की एनर्जी के लिए और बॉडी के फॉर्मेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, तो ये हमें सपोर्ट करता है लाइफ को। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है ये प्रोसेस जो है ऑर्गेनिजम्स की, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, क्योंकि क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बींग्स, और एनिमल्स में भी ये प्रेजेंट नहीं है। सिंपल सब्सटेंस लेते हैं उसमें वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल एंड सनलाइट। मिनरल सॉल्ट्स का भी रिक्वायरमेंट होता है और उससे ये दे कैन मेक देयर ओन फूड। यहाँ पे सिंपल सब्सटेंसेस लिखे हैं क्योंकि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके साथ सनलाइट और क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स में होता है, ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है इसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स, वो अपने सर्वाइवल को के लिए ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि जो उनका फूड स्टोरेज होता है वो लेकर उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। नाउ जो न्यूट्रिशन में जो मेन सब्सटेंस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है वो कार्बोहाइड्रेट है, जिससे कि उसका जब ब्रेक डाउन होता है, जिसको हम रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन में, वो एनर्जी रिलीज करवाता है और एनर्जी हमारी सब प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अमाउंट ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो डिपेंड करता है किस प्लांट में कितना होता है, और जो प्लांट्स हैं उसको स्टार्च के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर करते हैं अपने बॉडी में। बनता जो फूड है वो ग्लूकोज के फॉर्म में है। जो फूड बनता है वो किस फॉर्म में बनता है, वो बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, और जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है, राइट। और जो सुक्रोज के फॉर्म में, लेकिन जब स्टोर होता है प्लांट्स में तो वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। तो अगर इसको देखें कि यहाँ पर जो यहाँ पर शो किया गया है इस डायग्राम में, ये ग्रीन प्लांट्स है जो कि सेलुलोज जो है इनकी सेल वॉल जो है, इसीलिए ग्रीन प्लांट्स को यहाँ पे शो किया गया है। ये जो फूड को स्टोर करते हैं, फूड हर पार्ट में स्टोर्ड है प्लांट के, चाहे रूट हो, चाहे लीफ हो, चाहे स्टेम हो, वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। स्टार्च जो होता है ये पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड का मतलब है, सेक्राइड का मतलब शुगर होता है, पॉली का मतलब मैनी होता है। तो मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूकोज एक साथ ये बाइंड कर जाते हैं और ये स्टार्च या सेलुलोज बनाते हैं। तो ये जो जो कार्बोहाइड्रेट है इट इज जो स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और एनिमल्स जो होते हैं उसमें फूड जो स्टार्च स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ये डिफरेंस है स्टोरेज ऑफ फूड में इन एनिमल एंड प्लांट्स में, कि इसमें स्टार्च होता है और इसमें किसमें होता है, ग्लाइकोजन में होता है। तो ये जो ग्लाइकोजन होता है जैसे एनिमल्स को दिखाया गया है, और एनिमल्स में ग्लाइकोजन जो होता है लिवर सेल में यहाँ पे स्टोर हो जाता है। ग्लाइकोजन भी पॉलीसेक्राइड है, इट इज मेड अप ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो ये तो फूड का स्टोरेज हो गया, और जब रिलीज होता है एनर्जी तो स्टोर्ड फूड में से ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, इसका ब्रेकडाउन होता है और ग्लूकोज के फॉर्म से एनर्जी रिलीज होता है।
नाउ वी कम टू दी फोटोसिंथेसिस, जो कि सिंपल में अगर हमें आपका फोटोसिंथेसिस यहाँ पर लेकर देखो, तो जो फोटोसिंथेसिस है ये एक प्रोसेस है यहाँ पर, और जो प्रोसेस है ये फोटोसिंथेसिस की, जिसमें ग्रीन प्लांट्स और कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अदर ऑर्गेनिजम्स का मतलब होते हैं कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, यूग्लिना एक एनिमल है, प्रोटिस्ट है, दे कैन ऑल्सो मेक देयर ओन फूड, वो भी अपना फूड बना सकते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल लाइक एक कोई पिगमेंट वहां पे प्रेजेंट है। तो जो सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बनता है, ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है। तो यहाँ पर अगर सिंपल वे में देखें, क्योंकि अभी मैं 10th क्लास की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर को ले रही हूँ, तो 11th में जो फोटोसिंथेसिस है वो डिफरेंट टाइप से एक्सप्लेन्ड है, बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेन्ड है। तो यहाँ पर मैंने सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन किया है। तो जो सनलाइट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो क्लोरोफिल तो है, तो क्लोरोफिल जो होता है लीव्स का, वो सनलाइट को ट्रैप करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इट ट्रैप्स द सनलाइट, और उस सनलाइट से फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, वाटर का ब्रेक डाउन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, रिडक्शन होता है, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन इसके एंड प्रोडक्ट है। तो इसको यहाँ पर बाई प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, सिंथेसाइज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट है, और दूसरा बाई प्रोडक्ट इसका ऑक्सीजन है। तो अगर इसको वर्ड इक्वेशन में लिखा जाए, इसको फोटोसिंथेसिस को, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, लाइट प्लस क्लोरोफिल, ये ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनाता है। और अगर इसे सिंबल के फॉर्म में लिखा जाए, तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, यहाँ पे मैंने करेक्शन किया है, ये 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है, 6 C6H12O6, ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है, और इस प्रोसेस में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O भी रिलीज होते हैं। यूज यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होते हैं, और यहाँ पे फिर से रिलीज हो जाते हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो कई बार आता है कि यू हैव टू डिफाइन द फोटोसिंथेसिस, ये डेफिनेशन हो गई, वर्ड इक्वेशन में आपको ऐसे प्रेजेंट करना है, सिंबल अगर मांगने जाते हैं तो इसको हमें ऐसे यहाँ पर प्रेजेंट करना है, राइट। जो नेक्स्ट इसका फोटोसिंथेसिस को हम लोग डिफाइन करते हैं, इसको जो डिफाइन किया है वो है बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि लिविंग बींग्स में होती है, जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये थोड़ा सा देखो चेंज होता है, लाइट एनर्जी तो सोलर एनर्जी हो गई, दैट इज सनलाइट हो जाएगी, बट ये केमिकल एनर्जी क्या है? केमिकल एनर्जी को हमने क्या लिया है? केमिकल एनर्जी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में इसको यहाँ पर स्टोर करता है, चेंज करता है, क्योंकि लाइट एनर्जी जो सोलर एनर्जी होती है वो डायरेक्टली यहाँ पर स्टोर नहीं हो सकती, वो ट्रैप जरूर होता है, बट जो चेंज होता है फूड में आती है ना, वो एक्चुअली क्या होता है, जब ग्लूकोज बनता है, जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनता है, उसमें ये एनर्जी जो है वो ट्रैप हो जाती है एनर्जी, तभी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जो हम लोग रेस्पिरेशन में देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको आपको शो करूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसको बहुत दिखाना जरूरी है, क्योंकि ये सेंटेंस जो है लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी, सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये जो फोटोसिंथेसिस होती है ये ग्रीन लीव्स में होती है। रीजन क्या होता है कि ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट को ट्रैप करता है। अब इसके लिए हमने 9th क्लास में क्लोरोफिल का पोजीशन देखनी थी, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, लोकेशन जहाँ पर है, तो हमें क्या देखना होता है यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर किसका है? क्लोरोप्लास्ट का है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर्स है, एक इस तरह का स्ट्रक्चर है जो कि पूरे क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पर होता है, और दूसरा ये स्ट्रक्चर है, राइट। अब ये जो स्ट्रक्चर है, अगर इसको मैं एक सिंगल यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये स्ट्रक्चर एक्चुअली ग्रेना लेमिली कहलाता है, इसको ग्रेना लेमेली भी कहते हैं, और इसको हम लोग थाइलेकॉइड भी कहते हैं, थाइलेकॉइड भी कहते हैं, राइट। इसको थाइलेकॉइड भी कहते हैं, ग्रेना लेमेली। ये जो पोजीशन है ये क्लोरोप्लास्ट की पोजीशन है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही जो पिगमेंट होता है, ये कौन सा पिगमेंट होता है? ये क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, इसका मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, 11th क्लास के लिए है क्लोरोप्लास्ट, बट अगर आपको देखना है तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आप वहां उस वीडियो पर देख सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगी उसके लिए, राइट। तो यहाँ पर जो क्लोरोफिल है वो यहाँ पे सनलाइट को ट्रैप करता है। तो जो लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन का मतलब होता है कि क्लोरोफिल ने सनलाइट को ट्रैप किया, तो दो जो
मैं रॉ मटेरियल वर्ड यूज कर लेती हूँ। रॉ मटेरियल के लिए क्या है, एक तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें और एक वाटर है, और दूसरा क्या था हमारा यहाँ पे क्लोरोफिल था, और चौथा था सनलाइट। तो पहला तो सनलाइट हो गया इंग्रेडिएंट, जो क्लोरोफिल ने, जो दूसरे इंग्रेडिएंट ने इसको ट्रैप कर लिया। अब तीसरा इंग्रेडिएंट हम लेते हैं H2O। तो जो ये लाइट रिएक्शन मेंशन्ड है ना, जो लाइट रिएक्शन मेंशन्ड है, यहाँ पे जो H2O है, ये लाइट से H2O का ब्रेक डाउन होता है, और यहाँ से H और O2 जो होता है वो रिलीज होता है। क्योंकि अभी देखा था ना, O2 इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट एक निकलता है यहाँ पर O2, तो ये यहाँ से रिलीज होता है वाटर से। इसके लिए 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यूज होता है, और एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन निकालता है। तो इसमें से 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे इसमें से रिलीज हो गए, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज हो गए। अब क्या होता है लाइट रिएक्शन में, इसमें लाइट की नेसेसिटी होती है। ऐसा नहीं है कि दिन में होता है, डे टाइम पर होता है, ऐसा मतलब नहीं है, और ये रात को होता है। केल्विन साइकिल जो होती है, इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इसको इसलिए कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, इसको लाइट की जरूरत नहीं है। और जो लाइट रिएक्शन है, ये डिपेंडेंट ऑफ लाइट है, ठीक है, ये डिपेंडेंट ऑफ लाइट है, इसको सनलाइट की जरूरत है। तो सबसे पहला क्या होता है कि जब लाइट ट्रैप होती है, तो जो H2O होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है ऑक्सीजन में। तो हमें क्या मिला, ऑक्सीजन तो यहाँ पे मिल गया। अब क्या बचा हमारा, यहाँ पर H बचा। H क्या था, हाइड्रोजन। इसको जो है ये NADP जो होता है, ये देखो निकोटीन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये वाला जो होता है, ये इसको यहाँ पे रिड्यूस कर लेता है, यहाँ पे ऐड हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही इसका रिडक्शन होता है, क्योंकि ये 3 स्टेप्स हैं इसमें। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ H, इसमें कार्बन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है और ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन इसको कहाँ से मिल गया, यहाँ पर। और इससे फिर क्या बनेगा, C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ठीक है। अब फिर से बता देते हैं एक बार कि H2O का ब्रेक डाउन हुआ, उसमें से ऑक्सीजन रिलीज हो गया। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो गया, जो H बचा यहाँ पर इसने इसको ले लिया, और अब रिडक्शन किसका हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ। क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला है, C6H12O6। तो यहाँ पर क्या बना, हमारा ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला आया, C6H12O6। अब देखो इसमें जो है वो जो एनर्जी थी, देखो ये एटीपी में एनर्जी जो थी ना, लाइट की एनर्जी एटीपी में ट्रैप हुई थी। अब वो इस साइकिल में जब इसका फिक्सेशन होता है तो फूड में ट्रैप हो जाती है। शुगर लिखा है ना यहाँ पर, शुगर का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ग्लूकोज लिखा है यहाँ पर, इसका क्या मतलब है कि ये जो एनर्जी थी, इसमें से दोनों चीजें यूज हुई, इसको रिडक्शन में ये भी यूज हुआ, तो C6H12O6 बन गया। तो केल्विन साइकिल में एग्जैक्टली C6H12O6, और यहाँ पे H2O भी रिलीज होता है थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज बनता है, और उसके बाद ATP रिलीज। अब देखो ATP जो यूज हो जाता है ना, तो ADP और PI में, मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट किस में चेंज हो जाता है, डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट आयन में। ये जो प्रोसेस है, ये फोटोसिंथेसिस है। जो आपकी NCERT बुक है, उसमें देखो ये 3 स्टेप्स दिए हुए हैं, राइट। और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 10th के लिए, 3 मार्क्स से क्वेश्चन में आता है। अब जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेनेशन तो फोटोसिंथेसिस का यही है। हम क्या करते हैं, जब हमें समझ नहीं आता तो हम इसको लर्न कर लेते हैं, राइट। हम लर्न करके और उसके बाद हम उसको लिख देते हैं। तो देखो अभी पहला स्टेप क्या था, एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोप्लास्ट है, साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस क्या है, इसकी साइट क्या है, इसकी साइट है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है यहाँ पर, ठीक। और इक्वेशन यही है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और C6H12O6, ये मैं फिर से आपको हाईलाइट कर देती हूँ। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये दोबारा से बनते हैं। ये एग्जैक्ट इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। और ये जो 3 आपके यहाँ पर इक्वेशंस दिया हुआ है, इसमें 10th की NCERT बुक में इन्होंने पूरा का पूरा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, साइंस की बुक में। इसको फिर से देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, देखो क्लोरोफिल है, इसने क्या किया, सनलाइट को, ये सनलाइट है, इसमें क्लोरोफिल, एक ग्रैना था ना, ग्रैना में भी दिखाया था लास्ट स्लाइड पे, इसने यहाँ पे क्लोरोफिल था, ठीक है, यहाँ पे इसने एब्जॉर्ब किया। और एब्जॉर्ब करने के बाद ये देखो H2O लिखा है, H2O का ब्रेक डाउन हो गया। तो H2O के ब्रेक डाउन के बाद क्या रिलीज हो गया, ऑक्सीजन रिलीज हो गया। अब बचा क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन बचा। अब हाइड्रोजन और ATP दोनों यहाँ पे, क्योंकि ट्रैप हुआ था ना, सनलाइट को ट्रैप हुआ था, तो क्या था हमारे फोटोसिंथेसिस,
कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में ट्रैप हो जाती है, तो दिस इज द केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी ये थी और ये केमिकल एनर्जी में ट्रैप हो गई। अब केल्विन साइकिल में रिडक्शन ऑफ, ये थर्ड स्टेप है ना, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ये केल्विन साइकिल में हो रहा है। यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड तो है, देखो ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड आया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन है, और यहाँ से इसको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन है, राइट। देखो मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बता रही हूँ, आप 10th के लिए स्टूडेंट हो। इसका दूसरा वीडियो जो मैं कल रिलीज करूंगी वो उसमें 11th क्लास की फोटोसिंथेसिस के लिए करूंगी, उसमें सारा डिटेल और होगा, अगर आपको किसी को भी समझना हो आप उससे भी देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा यहाँ पर, सो एटीपी से एनर्जी जो है फूड में, शुगर जो बनेगा ना, अब एनर्जी यहाँ ट्रैप हो जाएगी और जो H होगा, और यहाँ पे एटीपी जब ट्रैप हो गया तो फिर से एडीपी पीआई बन जाएगा। तो जो सेकंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी, ये लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी, ये वाला स्टेप है कि सनलाइट के एनर्जी को क्लोरोफिल ने ट्रैप किया और उसको एटीपी में चेंज किया। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कि मैंने लास्ट स्लाइड में आपको दिखाया, H2O विल ब्रेक इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में ये ब्रेक हुआ और हाइड्रोजन को किसने रिसीव किया, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, NADP का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो ये रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट बन जाएगा, जो कि केल्विन साइकिल में यूज हो जाएगा। अब देखो ये यूज हुआ ना, तो यहाँ से H निकल गया। एटीपी का मॉलिक्यूल क्या होता है, एक बार एटीपी को देखते हैं क्या होता है, कि एडेनोसिन जो है नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन जो होता है वो 3 फॉस्फेट शुगर के साथ ज्वाइन होता है, तो ये एटीपी हो गया। अगर इसमें से एनर्जी रिलीज होती है ना, तो ये एडीपी हो जाता है, एडेनोसिन ड्राई फॉस्फेट, और एनर्जी रिलीज हो जाती है तो ये क्या हो जाता है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, मतलब एक 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो एडी एएम इसको क्या कहते हैं, मोनोफॉस्फेट, एएमपी, एडीपी एंड एटीपी। तो जब भी एनर्जी रिलीज होती है, देखो यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है कि एडीपी और पी में ये चेंज हो जाता है और दोबारा से ये बन जाता है। तो ये जो 3 इक्वेशंस है, ये आपका इक्वेशन है, और 3 जो इसके इवेंट्स है, इसमें बुक में आपके इवेंट्स के फॉर्म में दिया हुआ है, और इसको मैंने आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके बता दिया कि आपका जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है फोटोसिंथेसिस में, वो लाइट एनर्जी है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल यहाँ पे प्रेजेंट है, और H2O है और कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो रिलीज हुआ है वो शुगर है और ऑक्सीजन है, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O भी रिलीज होता है, राइट। ये स्लाइड जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया हुआ है, ये आपको हो सकता है ना समझ में आए, तो इसको इग्नोर कर देना, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि एक सेंटेंस आपकी बुक में लिखा हुआ था कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ये मैंने जो अभी समझाया था, लाइट एनर्जी यहाँ पर एटीपी के फॉर्म में चेंज हो जाती है। एक चीज आपको और बताना था, जैसे लाइट रिएक्शन जो होता है ना, ये ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होता है। ग्रेना ये वाले जो ये वाला है, ये ग्रेना कहलाता है, ये वाला जो पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का, ये क्लोरोप्लास्ट है ना टोटल, तो इसको कहते हैं हम लोग ग्रेना, जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसलिए ये लाइट रिएक्शन कहलाता है। और ये जो है ये स्ट्रोमा कहलाता है, ये पार्ट जो होता है ये स्ट्रोमा कहलाता है, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे बड़े सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि डार्क रिएक्शन करते हैं, जिसे हम केल्विन साइकिल कहते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। तो ये जो है यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको मेंशन करा था कि ये स्ट्रोमा में होता है, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। इसके लिए एक चीज आने वाली है, इसलिए मैंने इसको डाला हुआ है, आपके बुक में एक सेंटेंस मेंशन्ड है, इसीलिए इसको मैंने यहाँ डाला है। ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है और ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर जो ये साइकिल होती है ना, मेल्विन केल्विन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि ये साइकिल को इन्वेंट किया था, तो उसके नाम पर ना ये केल्विन साइकिल कहलाता है, राइट। अब केल्विन यहाँ पर क्या होता है कि ये जो स्टेप्स है ना, स्टेप्स का क्या मतलब हुआ कि जैसे सनलाइट, क्लोरोफिल ने सनलाइट को ट्रैप किया और H2O से H2H और OH यहाँ पे निकला, राइट। HO2 यहाँ पे O2 रिलीज हो गया, और H जो था ये NADPH हो गया, ठीक है। और इसके बाद ATP यहाँ पे रिलीज हो गया, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, यहाँ पे यूज होकर C6H12O6 बन गया। मतलब ये जितने स्टेप्स थे ना कार्बन फोटोसिंथेसिस के, ये वन आफ्टर अनदर विद इन फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड हो जाता है। फिर से बता देती हूँ कि ये जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन है ना,
ये एक के बाद एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कंप्लीट होता है, एक साइकिल जब कंप्लीट होती है। एक साइकिल का कंप्लीट होने का क्या मतलब है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बने। ठीक, तो इसके बाद ये जो है ये मोस्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट जो ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं वहां पर होती है, लेकिन कुछ जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं, जैसे इस तरह का जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं, जिसमें क्या कंडीशंस होती है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें जो होता है जो लीफ होती है वो प्रिकल या फिर कांटे के फॉर्म में चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन हो जाता है, पानी है नहीं यहाँ पर। जो यहाँ की सॉइल है उसमें तो डेफिशिएंसी ऑफ वाटर है, तो फिर क्या होगा, इतना वाटर लॉस हो जाएगा तो पानी हमें कहाँ से मिलेगा फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को। तो स्टेम जो है वो ग्रीन कलर के हो जाते हैं, फोटोसिंथेसाइज करते हैं। मतलब ये इसकी कुछ ड्रॉबैक है जो यहाँ पर इसमें मिलता है। इस कंडीशन में अगर दिन में स्टोमेटा ओपन होंगे कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करने के लिए, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। फिर से बोलो कि अगर स्टोमेटा यहाँ पर, अगर जो लीफ में स्टोमेटा होते हैं ना, ये वाले जो स्टोमेटा होते हैं, अगर दिन में डे टाइम पर ये ओपन हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पे आएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होती है, लेकिन जो वाटर वेपर के फॉर्म में यहाँ पे वाटर भी निकल जाएगा। ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर्स निकलते हैं ना, तो उससे क्या होगा कि इस प्लांट में डेफिशिएंसी हो जाएगी वाटर की, राइट। इसको बचाने के लिए जो ये स्टेप होता है, किसमें, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रैपिंग होती है ये नाइट में हो जाती है। ये क्या हो जाती है, कुछ प्लांट्स में नाइट में, रात को हो जाती है। और जब मॉर्निंग होती है, मतलब जो डे टाइम होता है, ये जो डे टाइम होता है, इसमें फिर से वही केल्विन साइकिल रन करती है। बस यही डिफरेंस है कि इसमें क्या होता है कि जो एक इंटरमीडिएट, इसमें आपको और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट ये जो लिखा हुआ है एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव हुआ, ये मैलेट के फॉर्म में, ऑक्सैलोइक एसीटेट के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर हो गया, और ड्यूरिंग डे टाइम एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गया और फिर से कार्बन, ये केल्विन साइकिल रन हो गई और शुगर बनेगा वही। बट ऐसा जो होता है कि आप में बस यही है कि अगर डेजर्ट प्लांट्स के लिए आए और नॉर्मल ट्रॉपिकल प्लांट्स के लिए आपको डिफरेंस आए, तो आप ये बता देना कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डे टाइम में ही रिसीव, यहाँ पर इसको दे टेक अप द प्लांट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को डे टाइम पे ले लेता है। बट इन द डेजर्ट प्लांट जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव होती है वो रात को होती है, नाइट पे होती है। क्यों? क्योंकि वाटर लॉस को बचाने के लिए। तो डे टाइम में केल्विन साइकिल रन हो जाती है और वही जो हमारा इक्वेशन है वही रन करता है। इक्वेशन क्या है, मतलब कार्बन इसमें जो शुगर मॉलिक्यूल है उसी फॉर्म में बनेगा, C6H12O6, ऑक्सीजन भी यहाँ पे रिलीज होगा, सब कुछ बाकी सारा वैसे ही चलेगा, राइट। सो दिस इज द कंडीशन। अब जो क्लोरोफिल होता है, हम एक को देखते हैं, हम दो चीजें इसमें और एक्सप्लेन करते हैं। क्लोरोफिल जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में, अभी बताया था। लेकिन जैसे हमने जो क्लोरोफिल को स्टडी किया है, इसको मीजोफिल सेल्स में किया। मीजोफिल सेल्स को जैसे क्या करते हैं, जैसे ये लीफ है, राइट, लीफ को हमने कट किया तो हमें ऊपर का भी पोर्शन मिलेगा, नीचे का भी पोर्शन मिलेगा। तो ये ऊपर का पोर्शन हो गया एपिडर्मिस, राइट, और नीचे का पोर्शन जो हो गया ये हो गया, यहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ये स्टोमेटा है, ये क्या है, स्टोमेटा है, राइट। और यहाँ पर इस टाइप के जो सेल्स होते हैं, पैलिसेड मीजोफिल सेल्स, जो सेल्स पैरेन्काइमा टाइप के होते हैं जिसमें मीजोफिल होता है, इसको मीजोफिल क्यों कहते हैं, पैलिसेड मीजोफिल क्यों कहते हैं, इनको क्या कहते हैं हम लोग, पैलिसेड। पैलिसेड का मतलब होता है इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और पैरेन्काइमा का मतलब होता है लिविंग सेल होते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं ना, पैरेन्काइमा टिश्यू हो जाएगा। बट इसको मीजोफिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। और बीच में भी लूजली इस तरह के भी सेल्स होते हैं, ये भी यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किसी भी सेल में, जो मीजोफिल सेल होता है, एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है, ठीक है। और ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें ग्रीन पिगमेंट जो होता है, ग्रीन पिगमेंट जो होता है वो क्या होता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। ये ग्रेना जो होता है, यहाँ पर इस सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, यहाँ पे नहीं होता, स्ट्रोमा में नहीं होता। और यही से जो क्लोरोप्लास्ट है ये
सनलाइट को एब्सॉर्ब करता है। इस पिगमेंट में की खासियत है कि सनलाइट को ये एब्सॉर्ब करता है। ठीक है, दूसरा हमें पढ़ना है कि लीफ में और क्या होता है। लीफ में दूसरी जो चीज होती है वो स्टोमेटा होती है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। तो फिर से अगर हम इसको मैं ड्रॉ करके दिखाऊं कि लीफ में अगर मैंने इसको कट किया, ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ है, ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ है। तो कई बार अपर सरफेस पे तो कम होते हैं स्टोमेटा, क्योंकि डायरेक्टली ये सनलाइट को यहाँ पर एक्सपोज रहती है। बट लोअर सरफेस जो है वो इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें शो होता है सेल्स के बीच में। और ये जो सेल्स हैं ये किस चीज के हैं, ये स्टोमेटा के सेल्स हैं, राइट। तो ये लोअर एपिडर्मिस है और ये सेल्स क्या है, स्टोमेटा के सेल्स है। अब स्टोमेटा जो है इसके सेल्स में क्या खासियत है। स्टोमेटा जो सेल्स है, ये तो सेल ही मैं वर्ड यूज कर रही हूँ ना, कि स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर है उसको पढ़ते हैं कि स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। इसमें डाइकॉट और मोनोकॉट में स्टोमेटा का स्ट्रक्चर फर्क है। अब ये हमने जो ये ड्रॉ किया है ना, डाइकॉट का स्टोमेटा किया है। अब इसमें क्या होता है कि एक ये सेल हो गया, ये गार्ड सेल होता है, किडनी शेप सेल है। और ये एक दूसरा गार्ड सेल हो गया, ये भी किडनी शेप सेल है। इसका जो ये इनर वॉल है ना, ये थोड़ी थिक होती है, ठीक है। और ये जो है ये थिक होती है, ठीक। इनर वॉल क्या होती है, थिक होती है। और एक इसमें छोटा सा पोर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमा। अगर ये गार्ड सेल है, GUARD गार्ड सेल है, और ये वाला भी गार्ड सेल है, इसमें दोनों सेल्स में न्यूक्लियस होता है। और बाकी सेल्स में क्या होता है, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट है और एक न्यूक्लियस होता है। इसका भी ये न्यूक्लियस है और बाकी क्या है, क्लोरोप्लास्ट को हम थोड़ा इस तरह से बनाते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट है, ये गार्ड सेल हो गई। तो गार्ड सेल्स जो है, जो स्टोमेटा जो है, दो गार्ड सेल्स का बना हुआ है। अभी क्या मैंने आपको शो किया था कि ये लोअर एपिडर्मिस है, राइट। और इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे स्टोमेटा यहाँ पे प्रेजेंट है। तो स्टोमेटा जो है, ये स्टोमेटा जो है, इट इज सराउंडेड बाय दी सेल्स। और ये जो सेल्स होते हैं ये सब्सिडियरी सेल्स कहलाते हैं या एपिडर्मल सेल्स कहलाते हैं। इसको आप एपिडर्मल सेल्स भी कह लो। कोई भी सेल है, सेल में तो न्यूक्लियस होता है, लार्ज वैक्यूल होता है, बाकी सारे के सारे वही कंडीशंस है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो स्टोमेटा है बीच में, इट इज सराउंडेड बाय द एपिडर्मल सेल। वही डायग्राम ये दिया हुआ है कि इट इज मेड अप ऑफ द टू गार्ड सेल्स। जो ओपनिंग होती है वो स्टोमा कहलाता है। इसमें न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट होता है। आउटर वॉल जो होती है वो थिन होती है और इनर वॉल क्या होती है, थिक होती है। और इसको जो कवर करते हैं सेल्स, वो एपिडर्मल सेल्स या सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। कहाँ पर होता है, देखो ये अभी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था ना कि ये अपर एपिडर्मिस है, ये पेलिसेड सेल्स है। अभी मैंने आपको क्लोरोफिल की पोजीशन दिखाई थी, क्लोरोप्लास्ट की। देखो डॉट शेप्ड जो स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट है, जिसमें क्लोरोफिल होता है। और ये लोअर सरफेस पे क्या है, स्टोमेटा है। अब स्टोमेटा जो है ये एपिडर्मल सेल्स से ये क्या है, सराउंडेड है। तो ये इट इज मेड अप ऑफ अ पोर, जिसको हम लोग स्टोमा कहते हैं। दो पोर कैसे बनता है, गार्ड सेल्स उसको प्रोटेक्ट करता है। और तीसरा क्या है, सब्सिडियरी सेल है यहाँ पर। इसको आप बाद में पढ़ लेना कि सब्सिडियरी सेल क्या कहते हैं, एपिडर्मल सेल होता है। तो ये कट है यहाँ पर लीफ का, और जिसमें ये स्ट्रक्चर होता है। अब जो गार्ड सेल का जो फंक्शन होता है, अब ये वाले जो सेल्स हैं, बाहर के जो सेल्स हैं, सब्सिडियरी सेल, इसमें से ये क्या करता है, पानी एब्सॉर्ब करता है, वाटर को एब्सॉर्ब करता है। तो वाटर एब्सॉर्ब करता है तो टर्जिड हो जाएगा, राइट। तो ये स्टोमा जो होता है, पोर जो होता है, ये ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। देखो इसको स्टोमेटा मत लिख देना, ये पोर जो होता है ये स्टोमा होता है। स्टोमेटा पूरा स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का। जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा स्टोमेटा का है। और जब यहाँ से ये वाटर लूज कर देता है, व्हेन इट लूजेस वाटर, जब पानी इसका, देखो ये एरो दिखा रहे हैं ना, पानी बाहर आ जाता है व्हेन इट लूजेस वाटर। ये देखो लूज वाटर कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाता है, टर्जिट के बाद यहाँ पे ये फ्लैसिड हो जाता है, श्रिंक कर जाता है। तो ये जो पोर होता है ना, ये वाला बीच का, ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। इसी की वजह से जो इनर वॉल ऑफ द स्टोमेटा है वो थिक है और आउटर वॉल थिन है। ये थोड़ा सा गलत ड्रॉ किया हुआ है, ये डायग्राम में आउटर भी थिकन दिखाया है, वैसे है नहीं है थिकन। जो स्टोमेटा की वॉल होती है वो ग्रीन, ये वाली जो वॉल होती है ना, ये थिक होती है। क्योंकि ये जो बार बार बंद और खुलता है ना, इससे क्या होता है, ये डैमेज ना हो जाए, रीजन है। ये बाहर वाली वॉल अगर थिक हो जाएगी तो वाटर अंदर आ ही नहीं पाएगा इतने थिक पानी में, मतलब उसको टाइम लगेगा आने में। तो इसी के लिए जो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जो आउटर वॉल होती है वो थिन होती है और इनर वॉल थिक होती है। ये दिखा रहे हैं ना, वाटर इट इज कमिंग। तो ये क्या होता है, गार्ड सेल्स स्वेल कर जाते हैं तो ओपन हो जाते हैं। इसे टर्जिड वर्ड भी हम लोग यूज करते हैं, इसे हम लोग टर्जिड वर्ड भी यूज करते हैं। और ये श्रिंक कर जाते हैं, इसको हम लोग फ्लैसिड वर्ड यूज करते हैं।
फ्लैसिड हो जाता है और ये टर्जिड हो जाता है। टर्जिडिटी वर्ड होता है कि वाटर इज फुल तो टर्जिड हो गए, वाटर लूज हो गया तो फ्लैसिड हो गया, फ्लैसिडिटी कहलाता है। तो ये गार्ड सेल्स का फंक्शन है, मतलब ये अपना शेप चेंज करते रहते हैं। पानी होगा तो खुल जाएंगे। अच्छा, अब ये इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये ओपन हो गए ना, ठीक है, अब इससे क्या होगा कि वाटर इज लॉस्ट इन द वाटर फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर, ट्रांसपिरेशन हो जाएगा अगर ये ओपन हो गए। और यहीं पर ओपन होने के लिए इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड बनता है। देखो, जब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है तो ऑक्सीजन रिलीज होगी ना, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का गैसियस एक्सचेंज होगा यहाँ पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड विल कम इनसाइड। तो स्टोमेटा के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन होती है, राइट। ये फंक्शन है गार्ड सेल्स का। दूसरा जो स्टोमेटा है, क्या फंक्शन है, ये तो मुझे भी लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा, अभी मैंने बताया था एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब है ब्रीदिंग के लिए, जब भी कोई ब्रीथ करता है रेस्पिरेशन के लिए, तो गैस का, कौन सी गैस का रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन का एंड प्रोडक्ट देखो, जो कार्बन, एक चीज आपको यहाँ पे दिखाऊं, जो फोटोसिंथेसिस है और रेस्पिरेशन है वो एक दूसरे जो प्रोसेसेस है बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे की। यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 12 मॉलिक्यूल ऑफ, यहाँ बीच का मैं नहीं लिख रहा, ये सनलाइट और क्लोरोफिल है। ये C6H12 O6 बना ग्लूकोज, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज हुआ, ये फोटोसिंथेसिस हो गया। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एरोबिक की बात कर रही हूँ मैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से ब्रेक डाउन होता है और क्या निकलता है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो देखो ना, यहाँ पे ये इसका जो रॉ मटेरियल है वो इसका क्या है, एंड प्रोडक्ट है, और जो इसका यहाँ पे रॉ मटेरियल है वो इसका यहाँ पर एंड प्रोडक्ट है। तो ये जो प्रोसेस है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, राइट। तो यहाँ पर जो गैशियस एक्सचेंज होता है स्टोमेटा के थ्रू, यहाँ पे मैंने आपको ओपन और क्लोज स्टोमेटा को शो किया हुआ है। जो ऑक्सीजन अंदर जाती है, क्योंकि जो भी ब्रीथ करता है ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड विल कम आउट। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट है और ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट किसमें है, रेस्पिरेशन में। ट्रांसपिरेशन, वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और ये जो सेल्स होते हैं स्टोमेटा के थ्रू, ये इसका फंक्शन है। तो स्टोमेटा वाज अनदर टॉपिक जो कि यहाँ पे दिया था विद रेफरेंस टू कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है, इससे रेफरेंस में। अब हम एक एक करके रॉ मटेरियल्स पढ़ते हैं। रॉ मटेरियल्स फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल है, मिनरल्स। इसको आप बाद में देख लेना, वैसे मैं इसको कई बार बता चुकी हूँ। एंजाइम्स का भी रिक्वायरमेंट है जो प्रोटीनेशियस इन नेचर है। तो यहाँ पर दीज आर द रॉ मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड। अब जो वाटर है, सबसे पहले हमने वाटर को इसलिए लिया है क्योंकि इसके लिए ना कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं मिला हुआ है। जो प्लांट्स होते हैं दे टेक अप वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो यहाँ पर क्या होता है, रूट्स जो होती है, जो यहाँ पर अगर मैं इस तरह से रूट को ड्रॉ करूं और यहाँ पर इसके कंटिन्यूएशन में स्टेम है, तो जाइलम जो है, जो जाइलम है रूट का, वैसे तो देखो सेल टू सेल यहाँ पे डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के थ्रू पानी यहाँ पर आता है और बाकी फिर आखिर कहाँ पे आ जाता है, जाइलम। तो जाइलम ऑफ द रूट ऑफ द स्टेम एंड ऑफ द लीफ, ये सब इंटरकनेक्टेड है। लीफ में हो रही है ना फोटोसिंथेसिस। तो जो वाटर यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है वो कहाँ से होता है, वो होता है रूट से। और फिर ये किसका जाइलम है, ये जाइलम ऑफ द स्टेम है। और यहाँ पर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम है। तो जाइलम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो पानी यहाँ से ऐसे करके यहाँ से, और सॉइल, ये रूट्स कहाँ पर है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में। तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में से जो वाटर होता है उसके जो रूट हेयर होते हैं, रूट हेयर क्या है, रूट हेयर इज द एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मल टिश्यूज, ये है ना। तो ये सॉइल के बीच में से पानी एब्जॉर्ब हुआ और ऐसे ऐसे करके ये प्लांट में पहुंच गया। तो दिस इज द फर्स्ट रॉ मटेरियल, इंग्रेडिएंट आप कह सकते हो, जो कि लीव्स में कैसे पहुंचता है। पहला इंग्रेडिएंट हो गया। दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है, मिनरल्स। कौन कौन से मिनरल्स का रिक्वायरमेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सब के सब 9th क्लास में हमने पढ़ा था। मैक्रोमोलिक्यूल्स है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ये भी सॉइल से लिए जाते हैं। कौन एब्जॉर्ब करता है, फिर से वही रूट हेयर एब्जॉर्ब करेगा अलोंग विद द वाटर। जब वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है तो फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन, ये भी, और कई बार एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, कई बार पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। जो नाइट्रोजन होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस के काम आता है।
हमने पढ़ा था ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फैट भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और जो प्रोटीन होता है वो किस चीज का बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कई बार सल्फर और फास्फोरस भी होता है। तो दे आर दे इसके जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो जो नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट होता है वो प्रोटीन्स के लिए होता है। तो इनऑर्गेनिक जो फॉर्म में नाइट्रोजन रिसीव होता है, प्लांट उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में लेते हैं, NO3 के फॉर्म में लेते हैं। ये नाइट्रोजन साइकिल तुम लोगों ने पढ़ी होगी किसी क्लास में। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कई बार ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से भी लेते हैं। नाइट्रोजन साइकिल पढ़ लेना एक बार, इसमें मैं पढ़ा नहीं रही हूँ इसको, इसको देख लेना, उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा कि नाइट्रोजन कैसे लेते हैं। हम वैसे आर्टिफिशियली यूरिया के फॉर्म में भी दे देते हैं इसको। और नहीं तो यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं और एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन होता है, मोनिफिकेशन होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है। ये हो गया दूसरा रॉ मटेरियल। ठीक है, इसको थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। दूसरा रॉ मटेरियल जो नाइट्रोजन था, उसको हम लोग बाद में किसी और चैप्टर में देखेंगे। अब क्या उनसे रॉ मटेरियल बचे? 5 देखे थे ना। पहले था वाटर ले लिया मैंने, और फिर उसके बाद मिनरल ले लिया। जो मेन जो 3 और बचे, मेन नहीं, सारे सारे इंपॉर्टेंट है। अब क्या बचा? क्लोरोफिल बचा। ठीक है, पेन बदल देती हूँ इसको। एक बचा क्लोरोफिल, एक बचा कार्बन डाइऑक्साइड, ये सनलाइट। तुम्हारी बुक है ना एनसीईआरटी में, उसमें ये एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में, और इसमें ये लोग 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बना देते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन को बना देते हैं और खूब अच्छी तरह से कंसेप्ट पर बना देते हैं इसको। तो उसमें 2 तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं। उसको जब बुक खोलोगे ना एनसीईआरटी, उसमें तुम्हें मिल जाएंगे 2 एक्सपेरिमेंट दिए। क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तीसरे के लिए लिखा है कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसको आप इन दोनों को बेस करके एक और प्रैक्टिकल एक एक्सपेरिमेंट बना दो। तो ये एक्चुअली एक्टिविटी फॉर्म में है और मैंने एक्सपेरिमेंट्स ऊपर लिख दिया है यहाँ पर। तो 3 एक्सपेरिमेंट्स को हम पढ़ते हैं। क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। वाटर में नहीं था, मिनरल में नहीं था, इसलिए मैंने उसको पहले ले लिया। अब बचा क्या कि इन तीनों के तीनों एक्टिविटीज या एक्सपेरिमेंट्स में 2 स्टेप सब में कॉमन है, जिसको तुम्हें अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए। ये दोनों स्टेप्स को एक बार तुम लर्न कर लो ना, तो तीनों तुम्हारी एक्टिविटीज आराम से निकल जाएंगी। अब पहला क्या होता है? पहला होता है डी स्टार्चिंग। डी का मतलब होता है स्टार्च प्लांट से निकाल दो। देखो सिंपल सा चीज है कि अगर तुम्हारा, मैंने पहली स्लाइड्स में लिया था कि लीफ हो गया, चाहे स्टेम हो गया, चाहे रूट हो गया, इसमें जो फूड है, कार्बोहाइड्रेट है, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड है। और जो फोटोसिंथेसिस है उसमें क्या बनता है? ग्लूकोज एंड प्रोडक्ट है। जो ग्लूकोज किस में चेंज हो जाता है? स्टार्च में। अगर मुझे प्रैक्टिकल में एक्टिविटीज से प्रूफ करना है कि बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, क्लोरोफिल रिक्वायरमेंट है ही है। कार्बन डाइऑक्साइड के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, बिना कार्बन डाइऑक्साइड के नहीं हो सकता, नहीं होगा। सनलाइट के लिए बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। अब उसके लिए प्रूफ करने के लिए, अगर तुमने किसी प्लांट से तो प्रूफ कर रहे हो कि अगर तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिली तो खाना बनाएगा, नहीं मिली तो नहीं बनाएगा। क्लोरोफिल मिला तो बनाएगा, नहीं मिला तो नहीं बनाएगा। और तीसरा क्या था? सनलाइट मिला तो बनाएगा, नहीं मिला तो नहीं बनाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले तुम प्लांट को, ये तो देखो मैंने सोर्स ऑफ लाइट दिखाया है, अगर इसे लाइट मिलती रही ना तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। इसको तुम एक डार्क रूम में, डिपेंड करता है प्लांट्स में, 24 घंटे में भी डिस्चार्ज हो जाता है, 72 आवर्स में भी डिस्चार्ज हो जाता है। तो तुम एटलीस्ट प्लांट को, बाकी सारी चीजें तुम उसके लिए अवेलेबल करवा दो, बट ऐसा प्लांट लेना जो कि जो आर्टिफिशियल लाइट में जो होता है वो फोटोसिंथेसाइज ना करे। एक पॉटेड प्लांट ले लो। पॉटेड प्लांट का मतलब होता है गमले का प्लांट ले लो, कोई भी अच्छा सा कोई प्लांट ले लो, और जो 2-3 डेज के लिए उसे डार्क रूम में रख दो, पानी वानी डाल देना, सूख ना जाए उससे। अब क्या होगा कि उसमें से क्या होता है कि जितना भी स्टार्च होता है, प्लांट तो लिविंग है, उसकी एक्टिविटीज तो चल रही है, बस फोटोसिंथेसिस उसे कर नहीं रहा है। वो हमारी वाली हालत हो गई, 3 दिन खाना उसे नहीं मिल रहा है क्योंकि बना ही नहीं पा रहा है अपना खाना, क्योंकि हमने उसे सनलाइट को हमने कट कर रखा है। ठीक है, और वो डिस्चार्ज हो जाएगा पूरा। अब डिस्चार्ज के लिए तुम कैसे टेस्ट करोगे? तुमने सपोज 24 घंटे के लिए डिस्चार्ज किया या 48 आवर्स के लिए डिस्चार्ज किया, मतलब तुम 24 के लिए भी कर सकते हो, 72, मतलब डिपेंड करता है तुम्हारा कि कई तो 24 आवर्स में डिस्चार्ज हो जाते हैं, कभी 2 दिन में होते, कभी 3 दिन में होते। उसके लिए तुमने स्टार्च टेस्ट करना है। स्टार्च टेस्ट 2 बार होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है 2 बार कंडक्ट करते हैं, पहले डिस्चार्जिंग के बाद और एक
दूसरा एक्सपेरिमेंट के बाद। अब तुमने क्या करना है, देखो मैं तुम्हें पहले ड्रॉ कर देती हूँ, फिर तुम यहाँ से देख लेना। मैंने यहाँ पे एक पॉटेड प्लांट लिया है, आ गया कर्सर। मैंने यहाँ पर एक पॉटेड प्लांट लिया है, प्लांट जो गमले में लगा है, ठीक। मैंने इसकी ये जो लीफ है ना, ये लीफ है, ये तोड़ ली, इस लीफ को तोड़ लिया, और मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया, एक फ्लेम के ऊपर पानी डाला यहाँ पे वाटर में, और इस लीफ को उसमें बॉइलिंग वाटर में डाल दिया। ये स्टेप हमने क्यों लिया? टू किल द सेल्स, इससे हमारे जो सेल्स हैं वो किल हो गए। तो अगर तुम पहले से सिर्फ लीफ को डिस्चार्ज मत कर देना, लीफ तो पहले ही से अगर तुमने तोड़ दिया तो वो डेड हो गई। अब क्या करना है कि अगर इसमें आयोडीन टेस्ट होता है, स्टार्च का टेस्ट तुमने देखा है, आयोडीन टेस्ट होता है, फूड वुड में हमने 4th 5th में भी करा हुआ है ये वाला टेस्ट। अगर ग्रीन लीव्स है तो उसमें आयोडीन तो तुम्हें दिखेगा नहीं कि ये वाला देखो ना, आयोडीन टेस्ट का जो रिजल्ट है ये ब्लू ब्लैक आता है, या अगर नहीं है तो ये वाला कलर आता है। तो ग्रीन लीफ में तुम्हें कलर्स नहीं दिखेंगे। इसके लिए तुम्हें क्या करना है कि इसको डीकलराइज करना है, लीफ को डीकलराइज करना है। डीकलराइज करने के लिए जो तुम्हारा बीकर में पानी गर्म हो रहा है ना, पानी जो गर्म हो रहा है उसमें एक बॉइलिंग ट्यूब डालो, और बॉइलिंग ट्यूब में तुम अल्कोहल डालो। अल्कोहल भी कौन सा आता है? एथाइल अल्कोहल, 90% अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल यहाँ पे लिखा हुआ इथेनॉल। और इसके अंदर ये जो बॉइल्ड लीफ तुमने निकाली थी ना, ये डाल दो। थोड़ी देर में क्या होगा कि ये जो तुम्हारा कलर है ना, ये ग्रीन हो जाएगा, और जो लीफ है ना ये व्हाइट हो जाएगी, मतलब डीकलराइज लीफ हो जाएगी। अब डीकलराइज जो लीफ होती है, ये जब तुम निकालोगे ना तो ब्रिटल होती है। ब्रिटल का मतलब पापड़ खाते हो ना, पापड़ जैसी होती है। उसको तुम टच कर लोगे तो टूट जाएगी फौरन। इमीडिएटली तुम उसे बहुत केयरफुली निकालो, पेट्री डिश लो, इसमें कोल्ड वाटर डालो, ये कोल्ड वाटर डाला है, और इस वो लीफ को जो अब सफेद रंग की हो गई इस पे डाल दो। अब ये जब तुम डालोगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। 3 स्टेप्स है, टू किल द सेल्स, टू रिमूव द क्लोरोफिल, ठीक है, ये इथेनॉल ग्रीन हो जाएगा, लीफ वाइट हो जाएगी, और टू ब्रिटल जो लीफ होती है उसको सॉफ्ट करने के लिए डाला। अब तुमने क्या लिया? एक पेट्री डिश में आयोडीन लिया। आयोडीन अगर स्टार्च होता है तो ये कलर देगा, स्टार्च नहीं होता तो ये कलर देगा। अब तुमने इसके ऊपर आयोडीन डाला, अगर डिस्टार्च हो गया होगा तो ये कलर देगा, और अगर डिस्चार्ज नहीं हुआ होगा तो ये कलर देगा। तो तुमने अगर ये 24 घंटे में टेस्ट किया और तुम्हें ये वाला कलर मिला तो तुम 48 घंटे के लिए रख दो, और अगर ये मिला तो फिर तुम कंटिन्यू कर सकते हो प्रैक्टिकल। मतलब तुम्हारा क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस के जो तीनों एक्सपेरिमेंट है, फॉर क्लोरोफिल, फॉर सनलाइट, फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें तुम्हें डिस्चार्ज करना ही करना है प्लांट, और इस डिस्चार्ज के बाद तुम्हें स्टार्च टेस्ट करना है। अगर ये रिजल्ट मिलता है तो तुम कंटिन्यू करोगे प्रैक्टिकल को, एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी को, और नहीं तो फिर से डीकलराइज होने के लिए तुम रख दोगे। तो इसीलिए 2 बार करते हैं। पहले तो चेक किया जाता है कि डीकलराइज डिस्चार्ज हुआ कि नहीं हुआ। अब बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अब पहली एक्टिविटी क्या है? क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके लिए जो हम लोग प्लांट लेते हैं वो वेरीगेटेड लीफ लेते हैं। वेरीगेटेड लीफ का ये एग्जाम्पल है। पूरी लीफ ग्रीन नहीं होती, उसमें कहीं कहीं पर पैचेस होते हैं, जैसे 4 पैचेस मैंने बनाए व्हाइट कलर के इस लीफ में। अब तुमने ये वाला जो प्लांट है इसको डिस्चार्ज किया, कितने दिन के लिए? 2-3 दिन के लिए किया, टेस्ट किया तुमने स्टार्च का। ये वाला जो कलर थी, पूरी की पूरी जो लीफ है ये ब्राउन हो गई, फुल लीफ ब्राउन होगा। तुमने जब डीकलराइज कर दिया ना, इसमें अब तुम्हें व्हाइट पैचेस और ग्रीन पैचेस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन तुमने क्या करना है, इसके पहले से इसका स्टेंसिल बना लेना, एक बना लेना इसको कि तुम्हारे कहाँ कहाँ पर ये पैचेस थे। अब तुमने क्या किया कि फिर से इसको देखा कि डिस्चार्ज हो गया, तो प्लांट को तुमने क्या किया कि 6 घंटे के लिए तुमने धूप में रख दिया। धूप में रखने का मतलब है कि तुम्हारा जो प्लांट है पहले पूरा डिस्चार्ज हो गया था, मतलब उसमें बिल्कुल खाना खत्म हो गया था। अब जब तुम टेस्ट करोगे क्या कि खाना बना कि नहीं बना, हमें क्या जरूरी देखना है कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, खाना बना कि नहीं बना। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक लीफ को तोड़ा, फिर से स्टार्च टेस्ट करके उसमें डीकलराइज कर दिया, और फिर हमने उसमें आयोडीन डाल दिया। आयोडीन हमने अगर डाला तो हमें क्या मिला? कुछ पोर्शन जो था वो ब्लू ब्लैक मिला, और कुछ पोर्शन मिला ये क्या था? व्हाइट। ये जो व्हाइट पोर्शन था ये ब्राउन हो जाएगा, जो ब्लू ब्लैक हुआ है ये ग्रीन पोर्शन था। इसका मतलब जो लीफ हमने लिया था, ये जो लीफ लिया था, ये जो पोर्शन था लीफ का,
ये वाइट था और ये जो पोर्शन था ये ग्रीन था। तो ये वाले जो लीफ थी इसका हमने एक पॉटेड प्लांट लिया था जिसको हमने 3 दिन के लिए डिस्चार्ज किया था, फिर हमने देख लिया था पूरा स्टार्च खत्म हो गया है, मतलब पूरी लीफ उस टाइम पे हमें क्या मिला था, ब्राउन कलर ये वाला मिल गया था, ये वाला। इसका मतलब क्या हुआ, आप कंटिन्यू कर सकते हैं प्रैक्टिकल। तो कंटिन्यू करने के लिए तुमने क्या प्रूफ करना था, खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का रिक्वायरमेंट होता है। उसके लिए अगर ग्रीन प्लांट है, अगर तो ग्रीन तो क्लोरोफिल है और व्हाइट पोर्शन में क्लोरोफिल नहीं है, तो इस पोर्शन ने तो फूड बनाया और स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो गया, तो इसने ब्लू ब्लैक कलर दे दिया। और ये वाला जो पोर्शन था लीफ का, ये फूड ने इसका फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, मतलब देखो ये वाला जो पोर्शन है इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, तो ये पोर्शन जो होगा वो ब्राउन हो जाएगा और ये वाला जो पोर्शन होगा वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ। अब इसमें कंट्रोल एक्सपेरिमेंट क्या आता है, प्रूफ हो गया ना कि क्लोरोफिल है तो फूड इज प्रिपेयर्ड, नहीं है तो फूड इज नॉट प्रिपेयर्ड। और ये क्या प्रूफ करता है, क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है यहाँ पर, दूसरा एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी कौन सी है, दूसरी एक्टिविटी है कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसको तुम पढ़ते रहे ना, मैं आपको समझा देती हूँ। इसके लिए हमें 2 प्लांट्स को लेना है और दोनों पॉटेड प्लांट्स लेने, एक से तरह के प्लांट्स लेने। दोनों पॉटेड प्लांट्स को 3 दिन के लिए डिस्चार्ज के लिए ब्लैक डार्क रूम में रख दो। आप दोनों की एक एक लीफ को तोड़ो और उसमें क्या करो कि तुम स्टार्च टेस्ट करो। अगर दोनों की दोनों लीफ ब्राउन हो जाती है, इसका मतलब कि दोनों प्लांट्स, प्लांट ए और बी, प्लांट ए और बी, देखो यहाँ पे वर्ड क्या लिखे, एक एक्सपेरिमेंट प्लांट है, दूसरा कंट्रोल प्लांट है। एक्सपेरिमेंट प्लांट क्या दिखाता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस होगी और नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो एक में क्या है कि एक में कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लॉक किया गया है बाय द KOH और दूसरे में इसकी जगह वाटर रखा गया है, मतलब ब्लॉक नहीं किया गया। इसको कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है यहाँ पर और इसको कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। हम एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो हमने यहाँ पे इसको कार्बन डाइऑक्साइड को हम नहीं दे रहे हैं, इसको हम वी आर नॉट गिविंग द कार्बन डाइऑक्साइड। उसके लिए हमने यहाँ पे KOH प्लेट में रख दिया है। KOH की क्या प्रॉपर्टी है, इट एब्जॉर्ब्स दी CO2। डिस्चार्ज करना मत भूलना, क्योंकि अगर तुमने डिस्चार्ज इसको नहीं किया तो उसमें फूड होगा और तुम इसको प्रूफ नहीं कर पाओगे। तो जब तुम्हारे दोनों प्लांट डिस्चार्ज हो जाए, ये दोनों प्लांट तुम्हारे डिस्चार्ज हो गए ना, अब तुम क्या करना है इस पे कि इस प्लांट पे एक प्लेट में तुमने KOH रख दिया, इस प्लांट में तुमने वाटर रख दिया और दोनों को तुमने यहाँ से ढक दिया, ये बेल जार होता है, बेल जार से ढक दिया और इसको फिर हमने सनलाइट में रख दिया। इसको कहाँ रख दिया हमने, सनलाइट में 5-6 घंटे के लिए। सनलाइट 5-6 घंटे के लिए प्रोवाइड कराओगे तो फूड बनेगा या नहीं बनेगा। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में KOH की क्या प्रॉपर्टी होती है, इट एब्जॉर्ब्स द सनलाइट, सॉरी एब्जॉर्ब्स द कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को किसने ऑब्जॉर्ब कर लिया, तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज कट ऑफ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा। और कंट्रोल एक्सपेरिमेंट इसलिए रखा है कि इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोवाइड करवाया, तो यहाँ फूड बनेगा, यहाँ फूड नहीं बनेगा। रिजल्ट क्या आएगा इसका, रिजल्ट क्या आएगा कि इसकी जो लीफ होगी ये ब्राउन होगी और इसकी जो लीफ होगी ये ब्लू ब्लैक आएगी। ठीक है, ये रिजल्ट आएगा क्योंकि इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। तो देखते हैं रिजल्ट में क्या आता है। लीफ विदाउट द KOH जो था वो ब्लू ब्लैक आ जाएगा, विदाउट द KOH सोल्यूशन, विदाउट द KOH सोल्यूशन ये ब्लू ब्लैक आएगी, क्योंकि विदाउट KOH सोल्यूशन का मतलब है यहाँ पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल थी, ये एक्सपेरिमेंट क्या कहलाता है। और यहाँ पर विद KOH सोल्यूशन, यहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को कट कर दिया था, मिल ही नहीं रही थी, तो यहाँ पर ये लीफ ब्राउन हो गई, मतलब ये वाली, और ये रिजल्ट आएगा इट प्रूव्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ना ये बॉटल के अंदर कर दो, ये कॉर्क जो होता है ना, स्प्लिट कॉर्क होता है, ये आधा काट लेते हैं बीच में से,
आधा काट देते हैं उसको बीच में से, ठीक है, और उसमें से लीफ फंसा देते हैं। लीफ फंसाने का मतलब है जैसे ये लीफ है ना, इसको इसको इस तरह से बीच में से काट के इसको ऐसे फंसा दिया, ऐसे फंसा देते हैं इसको, और कॉर्क को अंदर डाल दिया यहाँ पर। तो अंदर क्यूएच है, तो आधे पोर्शन को माइनस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा, क्योंकि इसमें देखो कहो तुम कहोगे क्यूएच कहाँ से आया, ये रेस्पायर भी तो कर रही है, रेस्पायर में कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा। अब रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा उसको फूड में भी यूज कर सकता है, और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड उसको अवेलेबल है। तो इसको जब तुम टेस्ट करोगे तो ये जो पोर्शन है अंदर का पोर्शन ये ब्राउन हो जाएगा। इसको इसी से कर देती हूँ मैं, ये वाला तो ब्लू ब्लैक हो जाएगा क्योंकि बाहर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल थी, और ब्राउन इसको ले लेते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये ब्राउन हो जाएगा। इस तरह का रिजल्ट आएगा स्लीप का। तो इसको हम दो बेल जार के साथ, दो प्लांट के साथ भी कर सकते हैं, और इसको हम एक प्लांट के साथ भी कर सकते हैं, दोनों सेटअप पे इसको कर सकते हैं। तीसरा एक्सपेरिमेंट है जो उन्होंने लिखा है एनसीईआरटी बुक में कि इसको आप फ्रेम कर लो, आप अपने आप बना लो। तो दो एक्सपेरिमेंट हम बना ही चुके थे, एक एक्सपेरिमेंट और बनाते हैं। पॉटेड प्लांट लिया, डिस्चार्ज किया 2 से 3 दिन, एक लीफ को तोड़ा, इस लीफ को तोड़ो और उसका स्टार्च टेस्ट कर लो। अगर नेगेटिव स्टार्च टेस्ट आया, नेगेटिव स्टार्च टेस्ट का मतलब पूरी लीफ ब्राउन हो गई, तो इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करो। इसको क्या करो कि इस एक दूसरी लीफ लो जो कि दोनों इस लीफ को, जैसे ये लीफ है, ठीक है, इस लीफ को क्या करो कि दोनों साइड पे इस लीफ को इस तरह से ना कवर कर दो, एक साइड पे, मतलब इस दोनों साइड का मतलब होता है कि इसको ऐसे, ये अगर ये लीफ है तो इसको ऐसे करके इतना पोर्शन कवर कर दो, मतलब हाफ ऑफ द लीफ इसको कवर कर दो, ऐसे इतना पोर्शन कवर कर दो, ठीक है। अब इतना पोर्शन कवर करने का क्या मतलब हुआ, ये वाला पोर्शन एक्सपोज्ड है और ये भी एक्सपोज्ड है, और बीच का जो पोर्शन है ये एक्सपोज्ड नहीं है। क्या मतलब हो रहा है यहाँ पर कि ये एक्सपोज्ड है सनलाइट को, ये एक्सपोज सनलाइट को, ये एक्सपोज्ड नहीं है, दोनों साइड पे हमने क्लिप से लगा दिया। मतलब इसको हमने लीफ को क्या किया कि एक लीफ को लिया, फॉइल पेपर भी यूज कर सकते हो, इतने पोर्शन को यहाँ पे दोनों साइड से कवर कर दो, तो ये एक्सपोज टू सनलाइट है, ये एक्सपोज टू सनलाइट है, यहाँ सनलाइट कट ऑफ हो रही है। तो इसके लिए हमें ब्लैक लाइट प्रूफ ब्लैक पेपर भी लगा सकते हो और लाइट प्रूफ फॉइल भी लगा सकते हो, फॉइल भी लगा सकते हो। फिर से इसे 6 घंटे के लिए लाइट में रख दो और फिर इसी लीफ को टेस्ट करो। जब ये लीफ टेस्ट करोगे तो तुम्हें क्या रिजल्ट मिलेगा, ये एक्सपोज थी सनलाइट में तो ये ब्लू ब्लैक हो गई, ये एक्सपोज थी सनलाइट में तो ये ब्लू ब्लैक हो गई, इसको हमने कट कर रखी थी सनलाइट तो इसमें ब्राउन कलर आया। तो ये तुम्हारा क्या प्रूफ हुआ कि क्लोरोफिल इज सॉरी सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये 3 एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं। तो 5 रॉ मटेरियल है जो क्लोरोफिल के लिए बहुत जरूरी है, 3 तो तुमने एक्टिविटी से प्रूव कर दी है, और एक तुम्हारा वाटर और मिनरल का भी रिक्वायरमेंट है। अगर समझ में आ गया हो और वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो, गिव मी कमेंट, प्लीज कमेंट में लिखो कि और क्या चाहिए। अगर अच्छा लगा है तो थोड़ी सी तारीफ कर देना। वीडियो मेरा सब्सक्राइब जो चैनल का नाम है वो है लेट्स रिकैपिचुलेट बायोलॉजी। थैंक यू so much for watching, and next video I will